जय हिंद प्यारे भाइयों। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। खंड 1, खंड 2 और खंड 3। हम खंड 1 में बात करते हैं जैसे कि 18वीं सदी का पूर्वार्ध। लेकिन 18वीं सदी के पूर्वार्ध से पहले हमको थोड़ा सा इतिहास जान लेना है, प्राचीन काल से और 18वीं सदी तक, क्योंकि अंग्रेजों के काफ़ी दावे रहे हैं कि हमने भारत में सुधार किया, हमने भारत में विकास किया, भारत को हमने एक साम्राज्य दिया, भारत को हमने एकजुट किया, भारत की संस्कृति बहुलतावादी थी, उसको हमने वो कभी भी एक साम्राज्य का रूप धारण नहीं कर सकती थी, उसे हमने एक साम्राज्य बनाया। ऐसे अंग्रेजों की मिथक हैं, ऐसी अंग्रेजों की हमारे ऊपर आरोप हैं, उनका हमें खंडन भी तो करना है। यूपीएससी का मतलब सिर्फ आंसर लिखना नहीं होता, यूपीएससी का मतलब एक सोच को डेवलप करना है, एक व्यापक डायमेंशंस, हर दृष्टिकोण से हमको सोचना पड़ता है। इसका इंटरव्यू में भी बहुत बड़ा योगदान है। इंटरव्यू के बारे में गलत धारणा है कि इंटरव्यू कहाँ से पूछा जाता है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, अवध ओझा सर बहुत बार कह चुके हैं, इंटरव्यू का 70% हिस्सा हमारे सिलेबस से आता है। जैसे आपको मैं इसमें आगे बताऊंगा कि कहाँ से प्रश्न इंटरव्यू में बन सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो उस पर हमें ध्यान देकर, अगर हम किसी भी टॉपिक को अगर लंबे समय तक आपको अपने मस्तिष्क में बिठाना है, तो सबसे पहले जब टॉपिक पढ़ें तो संभावना पर काम करना चाहिए कि ये टॉपिक जो है इंटरव्यू में कैसे पूछा जा सकता है, इस टॉपिक में प्री में क्वेश्चन कहाँ से और कैसे बन सकते हैं, इस टॉपिक में मेंस में क्वेश्चन किस संभावना तक बन सकता है। तो उसकी हमारे मस्तिष्क में रहने की संभावना बहुत ज़्यादा समय तक रहती है। जैसे 18वीं सदी के पूर्वार्ध से पहले हमें कुछ जानना चाहिए कि भारत का जो इतिहास है वो क्या रहा है। अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो पूर्व आधुनिक काल में भारत का सबसे पहला साम्राज्य रहा है मगध साम्राज्य, जिसका विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक था। अब आपको कौन कौन से साम्राज्य गोदावरी नदी को पार किए, कौन कौन से साम्राज्य गोदावरी नदी तक पहुंचे, ऐसे करके प्रश्न बन सकता है। पीटी में प्रश्न बन ही सकता है कि कौन सा साम्राज्य पहला था। इसमें एक और कारण है कि सबसे बड़ा साम्राज्य पहला पूछा जा सकता है कंफ्यूजन करने के लिए, और सबसे पहला साम्राज्य पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ा भारत का पहला साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, जो 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक रहा। फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त काल का विकास होता है। आप ये ना कहिएगा, हम स्पीड में काम इसलिए करेंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, हम एक जो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है हम उसको समरी कर रहे हैं, उसका समराइज। इसका चैनल का ही नाम है यूपीएससी वाला सूरज रिवीजन। हमको रिवीजन करना है, न कि हमको बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को पढ़ना है। तो आपको जब वीडियो सुन रहे हो तो केवल 5-10 मिनट के लिए ध्यान लगाकर कैसे 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 हमने उतार किए हैं, कैसे कैसे हमारा विकास रहा है, उसको हमें कंटिन्यू सुनते जाना है। मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त काल का विकास होता है, उत्तर में हर्षवर्धन का विकास होता है, प्रतिहार, तुर्की, तुगलक, मुगल। इस प्रकार पूर्व आधुनिक काल का इतिहास है सांस्कृतिक, राजनीतिक। अब बात आती है सांस्कृतिक। देखो, प्रश्न बन सकता है इंटरव्यू में कि क्या जो हिंदू संस्कृति है उसको लेकर किसी साम्राज्यवादी ने, किसी शासक ने या किसी मुगल शासक ने कुछ ऐसा किया है, क्योंकि उनको तो सब पता होता है। क्या हमारा दृष्टिकोण सहिष्णु रहा है पढ़ाई को लेकर, वो ये जानना चाहते हैं इंटरव्यू में। तो जैसे कि पहला सांस्कृतिक अभिलेख जब आपको पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं सर हमारा पहला सांस्कृतिक अभिलेख जो पाया गया उसका निर्माण रुद्रदमन ने कराया, जो कि शक शासक था। सर मुगल राजकुमार या शासक दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। हम कह सकते हैं सर कि लगभग 1100 वर्षों तक एक साथ रहकर गंगा यमुनी तहजीब का विकास हुआ, जो कि सांस्कृतिक एकता का बहुत बड़ा पहलू है, प्रमाण पत्र है भारतीय इतिहास के लिए। हम फिर आगे बात कर सकते हैं आर्थिक दृष्टिकोण क्या रहा इस विकास का, 18वीं सदी से पूर्व जो है उसका आर्थिक दृष्टिकोण क्या रहा। तो देखो 1820 में एक डाटा आया था जिसका कहना था कि विश्व की जीडीपी में 55% योगदान था एशिया के 2 देशों का, भारत और चीन का, जिसमें 31% योगदान था चीन का और 24% योगदान था भारत का। हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, हमें बार बार जब हम पढ़ रहे हैं हमें बार बार इस चीज को याद रखना है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पढ़ क्यों रहे हैं।
आपको इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब अंग्रेज कहते हैं कि भारत एक बर्बर देश था, वहाँ कोई विकास नहीं था, वहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, तो आप किस आधार पर कहोगे कि अंग्रेज गलत कह रहे हैं? तो आप कह सकते हो कि सर 1820 में एक डाटा आया जो अंग्रेजों के काल में ही आया था कि विश्व जीडीपी में 55% योगदान था। ये डाटा दिया जा सकता है, इंटरव्यू में आपकी अच्छी दाग जम सकती है। अंग्रेजों के आने के बाद ये घटकर 3% रह गया। जो भारत का जीडीपी में योगदान 24% था, वो अंग्रेजों के काल में घटकर, जब अंग्रेज 1947 में भारत छोड़ के गए तो मात्र 3% का योगदान था ही नहीं। क्या था 3%? कुछ नहीं था। प्राचीन रेशमी मार्ग की संकल्पना आप सबने पढ़ी होगी, इसको जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्राचीन रेशमी मार्ग के द्वारा हम व्यापार करते थे, ये कैसे कहां से होकर जाता है, इस पर थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। अब वो प्राचीन भारत में सामाजिक व्यवस्था क्या थी? अब सामाजिक व्यवस्था को जानना क्यों जरूरी है? अंग्रेजों का दावा है कि हमने सुधार किए, अंग्रेजों का दावा है कि यहाँ बहुत बुरा हाल था, अंग्रेजों का दावा है कि हमने इस समाज को एक किया, इसे जीना सिखाया। नहीं, देखो दुनिया भर में भी विभाजन है। जिस प्रकार भारत में जाति व्यवस्था के नाम पर विभाजन होता है, वैसे ही इंग्लैंड, अमेरिका, रूस आदि में नस्ल, क्षेत्रवाद और व्यवहार के आधार पर विभाजन होता है। जो भारत में महिलाओं का शोषण या महिलाओं का जो एक तरीके से पुरुषों के अधीन रहना था, उसका कारण क्या था? जो कि गलत था। लेकिन भारत में बहुत लंबे समय से विदेशियों के आक्रमण होते रहे, आक्रांताओं के आक्रमण होते रहे, भारत काफी समय तक गुलाम रहा। तो और दूसरा सबसे मुख्य कारण था जाति व्यवस्था को मजबूती देना। जब स्त्री पुरुष के अधीन रहेगी, नॉट एट ऑल, मेरा कोई योगदान नहीं है कि मैं स्त्री अधीन थी से सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, ये मेरे ओर से 100% गलत है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि क्यों स्त्री पुरुषों के अधीन रही, क्योंकि भारत जाति व्यवस्था प्रधान देश था और जाति व्यवस्था को तभी मजबूती दी जा सकती है जब स्त्री एक पुरुष के अधीन रहे। अगर किसी जाति की स्त्री अगर किसी जाति के पुरुष के अधीन नहीं रहेगी तो वो किसी अन्य जाति के पुरुष से विवाह कर सकती है और जाति व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है, जो कि बाद में ऐसा हुआ भी। तो जाति व्यवस्था मजबूत करने के लिए महिलाएं पुरुषों के अधीन रहीं। प्राचीन सामाजिक सुधारक, ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने ही सुधार किए। प्राचीन सामाजिक सुधारक जैसे कि बुद्ध हुए, महावीर हुए, गुरु नानक हुए, कबीर हुए, इन्होंने कितना समाज को, हमारी समाज को अंग्रेजों के आने से पहले सुधारा। तो अंग्रेजों के ये दावे कि ब्रिटिशों से पूर्व भारतीय सुधारकों को द्वारा प्रयास किया गया, ये खंडन हो चुका है कि ब्रिटिशों ने ही प्रयास नहीं किया, भारतीय सुधारकों ने भी भारतीय समाज को सुधारा। ब्रिटिश कहते हैं कि हमने जाति व्यवस्था को सुधार किया, नहीं। अगर ब्रिटिशों ने जाति व्यवस्था का सुधार किया, भारत में सांप्रदायिकता को कम किया, तो जो जनगणना ब्रिटिश काल में हुई उसका आधार ही था धर्म और जाति। जो ब्रिटिश काल में भारत में जनगणना हुई उसके दो ही आधार थे, धर्म और जाति। जाति ने समाज को और विखंडित किया और धर्म के आधार पर जो जनगणना हुई उसने सांप्रदायिकता को और बढ़ावा दिया। जब धर्म के आधार पर जनगणना हुई तो दोनों धर्मों के लोगों को, चारों धर्मों के लोगों को पता चल गया कि हमारी जनसंख्या कितनी है, तो उन्हें अनुमान लग गया कि हम कितने बड़े स्तर पर विरोध कर सकते हैं। जब जाति आधारित जनगणना हुई तो विशेष जाति समूह जैसे जाटों को पता चल गया उनकी जनसंख्या कितनी है, अहीरों को पता चल गया उनकी जनसंख्या कितनी है, दलितों की जनसंख्या कितनी कम है, ज़्यादा है, यादवों को और भी राजपूतों को पता चल गया। तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं एक जाति विशेष के अंदर अपने को लेकर मजबूती आई कि उनकी संख्या इतनी है तो वो ये कर सकते हैं, इतनी है तो वो कर सकते हैं। धर्म को लेकर यही हुआ। अंग्रेज कहते थे कि ये बहुलवादी राष्ट्र है, यहाँ बहुप्रथाएं हैं, बहुव्यवस्थाएं हैं, बहुसंस्कृति है, बहुधर्म है, ये राष्ट्र, ये क्षेत्र कभी राष्ट्र नहीं बन सकता। लेकिन आज हम एक राष्ट्र के रूप में जी रहे हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, दुनिया का सबसे बड़ा शांतिप्रिय देश भी है। यहाँ सब कुछ है जो अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ वो नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की मिथिक, इस प्रकार की बातें गलत फैलाई जा रही हैं। अब हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं कि 18वीं सदी का पूर्वार्ध क्या रहा, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी।